अच्छा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट क्या होती है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने HTML और CSS स्टार्ट की थी, HTML और CSS स्टार्ट की थी, तो मैंने उस टाइम आप लोगों को बोला था ये एक लैंग्वेज है। मैंने क्या बोला था? ये भी एक लैंग्वेज है। पर मैंने एक और जुमला भी बाद में बोला था। मैंने बोला था आगे चल के मैं इनको लैंग्वेज नहीं कहूंगा। याद है ये बात? मैंने ये बोला था आगे चल के मैं इनको लैंग्वेजेस नहीं कहूंगा। अभी मैं इसको लैंग्वेज कह रहा हूं, पर आगे चल के मैं इसको लैंग्वेज नहीं कहूंगा। तो वो क्यों नहीं कहूंगा, उसके ऊपर आते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, ओके। तो अब ये दोनों भी लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों लैंग्वेज नहीं है, टोटली लैंग्वेज है ये। पर ये कौन सी लैंग्वेज है? ये मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्या है? ये मार्कअप लैंग्वेज है। और ये क्या है? ये हमारे पास स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ये दोनों भी लैंग्वेज है। पर अगर आप किसी को ये बोलते हो, अब ये एक स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब एक सोचने का नजरिया, जो एक जर्नल सोच होती है सबकी। कि अगर आप किसी भी आईटी या कंप्यूटर साइंस के बंदे को बोलोगे, किसी भी सीएस के या आईटी के बंदे को बोलोगे कि यार मैं एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूं, मैं एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा हूं, अब उसके माइंड में पता है क्या कॉन्सेप्ट आएगा? उसके माइंड में ये आएगा कि आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। तो क्या HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्हें लैंग्वेज ही तस्वर नहीं करते। हम इन्हें लैंग्वेज ही तस्वर नहीं करते। पर एट द एंड ये लैंग्वेज होती हैं, पर सिर्फ स्टीरियोटाइप, एक सोचने के नजरिए की वजह से हम इन्हें लैंग्वेज नहीं कहते। क्योंकि सबके माइंड में ये होता है कि लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, जिसकी वजह से हम इन्हें अब लैंग्वेज नहीं कहेंगे। हम इन्हें लैंग्वेज नहीं कहेंगे, हमारे पास लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अब मैं इन्हें लैंग्वेज क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है, और ये स्टाइलिंग लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से मतलब, अब आता है अगला सवाल कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, स्टाइलिंग लैंग्वेज क्या होती है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज है तो तीनों लैंग्वेज, पर इन तीनों में फर्क क्या है जो हम इन तीनों को अलग अलग कर रहे हैं? ओके, तो अब फर्क देखते हैं। मार्कअप लैंग्वेज का क्या काम होता है? मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है जस्ट ब्राउजर पे लिख देने का। जस्ट ब्राउजर पे लिख दें, जस्ट राइट समथिंग ऑन ब्राउजर। ब्राउजर पे कुछ ना कुछ लिख देने। मार्कअप लैंग्वेज का क्या काम होता है? ब्राउजर पे सिर्फ कुछ ना कुछ लिख देना है। और स्टाइलिंग लैंग्वेज का काम क्या होता है? जो कुछ भी लिखा है, whichever is written, जो कुछ भी लिखा है या बना है, उसको स्टाइलिंग देना। इसका काम है जो कुछ भी लिखा है या बना है उसको स्टाइलिंग देना, और इसका काम क्या है? सिर्फ लिखना। तो अब आते हैं न्यू लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करती है। ये क्या करती है? ये डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करती है। प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करने से मतलब, लेट्स से मैं HTML में कहीं लिखता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं H1 टैग 2+2। अब मुझे बताओ, क्या HTML में ये 2+2 4 होके लिखा जाएगा? कम ऑन रिप्लाई। क्या HTML में ये स्क्रीन पर 4 प्रिंट होगा? नहीं प्रिंट होगा। एग्जैक्टली 2+2 ही प्रिंट होगा। इसी तरह ही लिखा जाएगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। पर इनको तो मैंने तो प्लस किया है ना, इसे तो प्लस होना चाहिए। मैंने तो प्लस किया है, इसे तो प्लस होना चाहिए। पर प्लस क्यों नहीं होगा? प्लस क्यों नहीं होगा? प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज का क्या काम है? मार्कअप लैंग्वेज का काम है जो कुछ भी लिखा है उसे ब्राउजर पे लिख देना। मार्कअप लैंग्वेज क्या करेगी? जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है उसे ब्राउजर पर लिख देगी, और कुछ भी नहीं करेगी। तो ये प्लस कभी भी नहीं कर सकती। अब आते हैं एक और एग्जांपल, CSS की एग्जांपल में।
तो क्या अगर मैं CSS में, लेट्स से CSS में अगर कहीं पे कुछ इस तरह का लिख दूं 2+2, अगर मैं यहां पर CSS में कहीं लिख दूं ऐसा 2+2, तो क्या CSS प्लस कर पाएगी उस नंबर्स को? क्या CSS हमारा प्लस कर सकती है? नहीं कर सकती नो CSS, सर। क्योंकि CSS भी प्लस नहीं कर सकती, क्योंकि CSS क्या है? CSS सिर्फ स्टाइलिंग लैंग्वेज है। अब प्लस, अब आते हैं प्लस कर कौन सकता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्लस कंप्यूटर में कर कौन सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इस तरह के जितने भी काम हैं, इस तरह के जितने भी काम हैं, वो कौन कर सकता है? वो सब कर सकता है प्रोसेसर। वो सब कौन कर सकता है? प्रोसेसर कर सकता है सिर्फ। मतलब जितने भी आपके लॉजिकल काम होते हैं, जितने भी लॉजिकल या स्लैश मैथमेटिकल, जितने भी आपके लॉजिकल या मैथमेटिकल काम होते हैं, वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ प्रोसेसर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। पर ये तो प्रोसेसर के पास जा ही नहीं रही ना ये दोनों लैंग्वेजेस। ये HTML और मार्कअप लैंग्वेज तो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही हैं। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो इसकी नजर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गूगल क्रोम काम किस तरह से करता है। जस्ट इसका आज ओवरव्यू दे लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल क्रोम काम किस तरह से करता है। वेट अ सेकेंड। ओके, अब देखते हैं गूगल क्रोम काम किस तरह से करता है। मोस्टली हम लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं। तो गूगल क्रोम काम किस तरह से करता है? लेट्स से गूगल क्रोम को गूगल क्रोम को HTML लैंग्वेज मिली। HTML माना HTML मिला। अब मैं HTML को लैंग्वेज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया HTML लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज कह सकते हो पर लैंग्वेज नहीं कह सकते हो HTML। क्लियर है? तो HTML को, गूगल क्रोम को मार्कअप लैंग्वेज मिली। मार्कअप लैंग्वेज जब उसे मिली तो उसने क्या किया? मार्कअप लैंग्वेज ने जो कुछ भी बनाना था, जो कुछ भी लिखना था, मार्कअप लैंग्वेज ने जो कुछ भी लिखना था, वो ब्राउजर, वो क्या करेगा? ब्राउजर लेके जाएगा प्रोसेसर के पास। कौन लेके जाएगा? ब्राउजर लेके जाएगा, आपका गूगल क्रोम लेके जाएगा प्रोसेसर के पास। वो ब्राउजर लेके जाएगा प्रोसेसर के पास, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि कुछ भी काम प्रोसेसर डायरेक्ट नहीं करता, तो बीच में रैम का इंटरेक्शन होता है, वो सब चीजों का इंटरेक्शन होता है। तो मैं उन सब स्टेप को छोड़ रहा हूं, मैं उन सब स्टेप्स को छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो आप लोगों को पता है कि ये सब इंटरेक्शन के मैं सिर्फ शॉर्ट वर्जन में उसका लिख रहा हूं। तो अब ब्राउजर लेके जाएगा जो कुछ भी HTML में, जो कुछ भी HTML ने लिखना था, वो सब कुछ लेके जाएगा ब्राउजर प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर उससे जो कुछ भी लिखना था, जो कुछ भी बनाना था, जो कुछ भी बनाना था वो बनाएगा। जो कुछ भी लिखना था या बनाना था, वो बनाकर दोबारा वापस दे देगा गूगल क्रोम को। दोबारा वापस दे देगा गूगल क्रोम को। अब गूगल क्रोम क्या करेगा? उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो अब देखो, क्या HTML डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कर रही है? क्या HTML डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कर रही है यहां पर कहीं पे भी? नो। कम ऑन रिप्लाई। नहीं, HTML डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कहीं पे भी नहीं कर रही है, क्योंकि प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है? प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट हमारा ब्राउजर कर रहा है, HTML नहीं इंटरेक्ट कर रही। यही सिनेरियो होता है CSS में भी, यही सिनेरियो होता है CSS में भी। यही सिनेरियो किसमें होता है? हमारे पास यही सिनेरियो CSS में भी होता है। CSS में क्या होता है कि जो कुछ भी स्टाइल करना था, जो कुछ भी स्टाइल करना था ब्राउजर को, जो कुछ भी स्टाइल करना था ब्राउजर उसको रखेगा, नोट करेगा, उस स्टाइलिंग को प्रोसेसर के पास लेके जाएगा। प्रोसेसर क्या करेगा? जो कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी, जो कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी या बनानी थी, वो बनाकर दोबारा गूगल क्रोम को देगा और गूगल क्रोम उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो ये तो थे हमारे पास HTML और CSS के कॉन्सेप्ट। पर अब आके देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है। जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट ऐसा क्या काम नया करती है? तो अब आके देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या करती है। गूगल क्रोम को जैसे ही जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल मिलेगी, जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड मिलेगा, गूगल क्रोम क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट के उस कोड को कंपाइल करेगा। क्या करेगा? कंपाइल। अब कंपाइल करने से मतलब क्या? कंपाइल करने से मतलब उसे लिख देगा, रीराइट करेगा, मतलब दोबारा लिख देगा वंस और जीरोस की फॉर्मेट में, वंस और जीरोस की फॉर्मेट में। नहीं HTML, आप लेट आई हैं एलिजा, यही मैंने आपको समझाया, ये मैं पहले बता चुका हूं कि HTML और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है, CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है। तो जिसकी वजह से हम इन्हें लैंग्वेज ही नहीं तस्वर करते, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है, एक सोचने का नजरिया है हर किसी के माइंड में कि अगर आप किसी को जाके ये बोलती है ना कि मैं एक न्यू लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो उसके माइंड में ये कभी भी नहीं आएगा कि आप कोई मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइलिंग लैंग्वेज सीख रही हैं। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात आएगी कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रही हैं। तो जिसकी वजह से हम HTML और CSS को लैंग्वेज ही नहीं बोलते। और अगर आपको याद होगा तो मैंने जब HTML और CSS स्टार्ट की थी तो उस टाइम ये जुमला मैंने बोला था कि अभी मैं इसको लैंग्वेज कह रहा हूं पर मैं आगे जाके इसको लैंग्वेज नहीं कहूंगा। क्लियर है? इसी वजह से मैं इन्हें लैंग्वेज नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी को ये ना समझ में आए, किसी को ये ना लगे कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं इसे मार्कअप लैंग्वेज पूरा कह सकता हूं, मैं लैंग्वेज नहीं कह सकता, इसे मैं मार्कअप लैंग्वेज कह सकता हूं। मैं इसे लैंग्वेज नहीं कह सकता, इसे मैं स्टाइलिंग लैंग्वेज कह सकता हूं। पर इसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज दोनों कह सकता हूं। क्लियर है? इसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज दोनों कह सकता हूं। ओके, तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में कंपाइल, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर क्या समझता है। कंप्यूटर को क्या ABC अल्फाबेट्स कुछ ये समझ आती हैं? कॉमा ये सब चीजें कंप्यूटर को समझ आती हैं? नहीं, कंप्यूटर को सिर्फ समझ आता है वंस और जीरोस को। कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझ में आता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे गूगल क्रोम क्या करता है? गूगल क्रोम जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है। जावास्क्रिप्ट का हमने जो भी कोड लिखा है उसे कंपाइल करता है। कंपाइल करके 0 और 1 की फॉर्मेट में लिखता है। 0 और 1 की फॉर्मेट में लिखने के बाद प्रोसेसर को दे देता है। प्रोसेसर क्या करता है? जो भी इंटरेक्शन लिखी हुई होती है यहां पर जो कुछ भी लिखा होता है उसे सॉल्व करता है या उसे अंडरस्टैंड करता है। प्रोसेसर को कंपाइल का कोड मिलेगा, प्रोसेसर उसे सॉल्व करेगा। जो कुछ भी करना है प्रोसेसर उसे सॉल्व करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यहां पे अब ये चीज नोट करने वाली है, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट गूगल क्रोम को देगा। गूगल क्रोम का क्या करेगा? गूगल क्रोम को वो रिजल्ट देगा। अब जो रिजल्ट मिलेगा गूगल क्रोम उसे स्क्रीन पर दिखा देगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन से स्टेप कंपाइल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों स्टेप्स में क्या कहीं हमें कंपाइलिंग का कुछ दिख रहा है? यहाँ पे इन स्टेप में क्या हमें कहीं पे कुछ कंपाइलिंग का दिख रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाइलिंग नहीं होती। क्या यहाँ पे ये लैंग्वेजेस, क्या यहाँ पे ये दोनों लैंग्वेजेस डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जा रही हैं? नहीं, डायरेक्ट प्रोसेसर के पास नहीं जा रही हैं। पर यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जा रही है। जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जा रही है। हम अपने इस समझने के नजरिए से समझने के लिए इस कंपाइलिंग वाले पार्ट को हटा देते हैं। फिलहाल के लिए कंपाइलिंग वाले पार्ट को हटा देते हैं, क्योंकि ये चीज हमें अंडरस्टूड है कि कंपाइल तो होगा ही होगा। तो कंपाइलिंग वाले पार्ट को, ये सिर्फ आप लोगों को समझाना था, अब मैं इस कंपाइलिंग आसान बनाने के लिए कंपाइलिंग वाले पार्ट को हटा देता हूं। तो अब देखो जावास्क्रिप्ट का कोड कहां जा रहा है? सीधा प्रोसेसर के पास जा रहा है और प्रोसेसर उसे सॉल्व कर रहा है। सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट गूगल क्रोम को दे रहा है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक समझ में आ गया सारा?
कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? एक सेकेंड। ओके, तो याद होगा आप लोगों को याद होगा जब आप पहली दफा इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू की थी, आप लोगों ने जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू की थी तो आप नर्सरी में थे या मेरे ख्याल में 1-2 क्लास में थे, कुछ ऐसी क्लास में थे। तो वहां पे आपको सबसे पहले अल्फाबेट सिखाई गई। सबसे पहले क्या सिखाई गई? अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में कहां से कहां तक होती हैं? ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक हमारे पास अल्फाबेट्स होती हैं। फिर उन अल्फाबेट्स को, जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, उनको हमने मिला के वर्ड्स बनाने सीखे। उनको हमने मिला के क्या किया? हम लोगों ने वर्ड्स बनाने सीखे। और जब हमने वर्ड्स बनाए तो हमें यह पता चला कि हर वर्ड वैलिड नहीं होता। जैसे अगर मैं अल्फाबेट को इस सीक्वेंस में मिलाऊं तो एक वैलिड वर्ड बनता है एप्पल। अगर मैं अल्फाबेट्स को इसी सीक्वेंस में मिलाऊं तो एक वैलिड वर्ड बनता है एप्पल। अगर किस और सीक्वेंस में बनाऊं तो एक वैलिड वर्ड बनता है मैंगो। पर मैं अगर रैंडमली कोई भी सीक्वेंस में मिला दूं तो वो एक इनवैलिड वर्ड बनता है, कोई वो वर्ड ही नहीं होता। जैसे कि मैंने ये यहाँ वर्ड लिखा है, क्या ये कोई वर्ड है? क्या इसका कोई मतलब है? ये जो मैंने लिखा है कुछ भी नहीं लिखा, No, sir. ये जस्ट ऐसे ही है। तो ये क्या है? ये इनवैलिड है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. अब उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, जब हम थोड़े से बड़ी क्लास में गए तो हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाना सीखे। अब जब सेंटेंसेस बनाना सीखे तो हमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ा। वो क्या थी? वो थी ग्रामर। हम लोगों ने वर्ड्स को मिला के, ये जो हमने वर्ड्स बनाए थे, इन वर्ड्स को मिला के जब हमने सेंटेंस बनाया, दिस इज एन एप्पल, और ग्रामेटिकली सही था, तो ये सेंटेंस हमारा सही था। पर अगर मैं यहां पे कर दूं दिस आर अ एप्पल, तो अगर यहां देखा जाए तो आर भी एक वर्ड है। आर वर्ड है कि नहीं? एग्जैक्टली आर एक वर्ड है हमारे पास। और ए एक वर्ड है कि नहीं? एग्जैक्टली ए एक वर्ड है। पर जुमला गलत है। पर जुमला फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक से आपके, जब आपने एक स्पेशल अल्फाबेट्स को सीक्वेंस में मिलाया तो वर्ड बना। फिर उन्हीं वर्ड्स को एक स्पेशल सीक्वेंस में मिलाया ग्रामर को ध्यान में रखते हुए, तो हमारे पास सेंटेंस बना। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके।